हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स। अपनी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम करने जा रहे हैं पेपर 025898 का एनालिसिस। पेपर 898 आपकी स्क्रीन्स पर। पहला सवाल, सवाल संख्या 76। अब दिए गए वाक्य के किसी एक सेगमेंट या खंड में कोई ग्रामेटिकल एरर या व्याकरणीय अशुद्धि है, वही सेगमेंट वही खंड हमारा आंसर होगा। तो पढ़ते हैं। No sooner had the bell rung than the students rushed out of the classrooms. विद्यार्थी ध्यान दें, बेल का अर्थ है घंटी से, जबकि रंग थर्ड या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है रिंग की, जिसका अर्थ है बजना। Then the students rushed out of the classrooms. रश आउट का अर्थ होता है किसी स्थान से तेजी से बाहर निकलना, कि अभी मुश्किल से घंटी बजी ही थी कि सभी विद्यार्थी क्लासरूम से बाहर निकले या तेजी से बाहर निकले। वाक्य में एरर निसंदेह यहाँ है, THEN देन नहीं, THAN देन होना चाहिए था। विद्यार्थी ध्यान दें, नो सूनर देन कोरिलेटिव कंजंक्शंस है, और याद रखें नो सूनर के उपरांत THAN देन आता है, ना कि THEN देन। THEN देन तो एडवर्ब ऑफ टाइम है, जबकि हमें चाहिए कोरिलेटिव कंजंक्शंस नो सूनर देन। करेक्शन के बाद वाक्य पढ़ा जाएगा, नो सूनर हैड द बेल रंग देन द स्टूडेंट्स रश्ड आउट ऑफ द क्लासरूम्स। वाक्य के जिस खंड में एरर है वो है बी, यही हमारा आंसर होगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 77, फिर से वही निर्देश है, तो पढ़ते हैं। इट लुक्स लाइक योर ब्रदर इज टू कावर्ड टू मेक इट हैपन। विद्यार्थी ध्यान दें, इट लुक्स लाइक का अर्थ है ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारा भाई इज टू कावर्ड। कावर्ड का अर्थ है कायर व्यक्ति। टू मेक इट हैपन, मेक इट हैपन का अर्थ है किसी चीज़ को करवा पाना या किसी काम को साकार कर पाना। वाक्य में एरर निसंदेह यहाँ है, कावर्ड नहीं कावर्डली होना चाहिए था। विद्यार्थी ध्यान दें, कावर्ड एक नाउन है, जबकि कावर्डली एक एडजेक्टिव या विशेषण। ब्रदर एक नाउन है, और नाउन की विशेषता हम एक एडजेक्टिव से बता सकते हैं, ना कि नाउन से। तो कावर्ड नहीं कावर्डली होना चाहिए था, नाउन के स्थान पर एडजेक्टिव। यूँ भी देखा जाए तो टू के साथ हमें एडजेक्टिव चाहिए। टू एक एडवर्ब है, टू प्लस एडजेक्टिव, ना कि नाउन। करेक्शन के बाद वाक्य पढ़ा जाएगा, इट लुक्स लाइक योर ब्रदर इज टू कावर्डली टू मेक इट हैपन। ऐसा लगता है तुम्हारा भाई इतना कायर है कि वो ये काम नहीं करवा सकता, इस काम को साकार नहीं करवा सकता। वाक्य के जिस खंड में करेक्शन है वो है खंड सी, यही हमारा आंसर होगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 78, अब की बार मिला है फिल इन द ब्लैंक का एक प्रश्न, तो पढ़ते हैं। मैन इज एसेंशियली अ डैश एनिमल एंड टेंड्स टू एसोसिएट विथ अदर्स। मैन का अर्थ यहाँ मनुष्य से है, एसेंशियली का अर्थ है मूलतः या बेसिकली या फंडामेंटली, एनिमल है जानवर, एंड टेंड्स टू का अर्थ होता है प्रवृत्त होना, एसोसिएट का अर्थ है संबंध बनाना, मित्रता करना या फिर जुड़ना। विथ अदर्स हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी ग्रेगेरियस, जिसका अर्थ है मिलनसार, संघचारी या समूहचर। इंग्लिश में सोशेबल, ऐसा व्यक्ति जो लोगों से मिलजुल कर रहना चाहता हो, अपने बंधु बांधवों मित्रों के साथ रहना चाहता हो, सामाजिक प्रकृति का हो, उसे कहेंगे ग्रेगेरियस या सोशेबल। वाक्य में इसे लगाकर वाक्य को फिर से पढ़ते हैं। मैन इज एसेंशियली अ ग्रेगेरियस एनिमल। मनुष्य मूलतः या बेसिकली एक सामाजिक किस्म का या मिलनसार या संघचारी किस्म का पशु है, जानवर है, एंड टेंड्स टू एसोसिएट विथ अदर्स, और उसकी प्रवृत्ति होती है कि वो लोगों से जुड़े, उनसे मित्रता या अन्य इस प्रकार के संबंध बनाए। अन्य ऑप्शंस पर एक नज़र कर लेते हैं। सेंटिमेंटल का अर्थ है भावुक, सेल्फिश का अर्थ है स्वार्थी, जबकि अंतिम ऑप्शन परवर्स एक बहुत अच्छा शब्द है, जिसका अर्थ है विकृत या फिर मानसिक या बौद्धिक रूप से भ्रष्ट। अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर या हट करके बुरे कर्म करता है तो वो है परवर्स। हमारा आंसर यद्यपि ऑप्शन बी ग्रेगेरियस ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 79, एक बार फिर से फिल इन द ब्लैंक का प्रश्न मिला है, तो पढ़ते हैं। वाई डू वी ऑलवेज हैव टू सबमिट डैश इज अथॉरिटी। विद्यार्थी ध्यान दें, ऑलवेज का अर्थ है हमेशा, सबमिट का यहाँ अर्थ है झुकना, हार मानना या समर्पण करना, जबकि अथॉरिटी का अर्थ है सत्ता, अधिसत्ता या शक्ति। हमारा आंसर होगा टू। सबमिट टू का अर्थ होता है किसी के आगे झुकना, हार मानना या उसकी इच्छाओं के आगे समर्पण कर देना।
वाक्य पढ़ा जाएगा अंततः, वाई डू वी ऑलवेज हैव टू सबमिट टू हिज अथॉरिटी, हमें हमेशा ही उसकी सत्ता या शक्ति के आगे समर्पण क्यों करना पड़ता है, हार क्यों माननी पड़ती है। विद्यार्थी ध्यान दें, हार मानने या झुकने के अर्थ में सबमिट का सिर्फ एक ही प्रेपोजिशन संभव है, टू। अंडर, नीचे, विद, साथ या फॉर बिल्कुल नहीं। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन डी ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 80, निर्देश है प्रश्न शब्द का सिनोनिम या पर्यायवाची बताएं। प्रश्न शब्द है एवरेज, जिसका अर्थ होता है बहुत ज़्यादा लोभ या लालच, अत्यधिक लालच या लोभ। उपलब्ध ऑप्शंस में हमारा आंसर मात्र ऑप्शन सी ग्रीड ही हो सकता है। अन्य ऑप्शंस पर एक नज़र कर लेते हैं। जेनरोसिटी का अर्थ होता है विशाल हृदयता, दिल का बड़ापन या उदारता। एनवी का अर्थ है ईर्ष्या, जबकि हेट्रेड का अर्थ है नफरत या घृणा। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन सी ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 81, एक बार फिर से वही निर्देश है, प्रश्न शब्द का सिनोनिम बताएं। शब्द है डेसिमेटेड, जो कि थर्ड या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है डेसिमेट की। डेसिमेट का अर्थ होता है भारी क्षति पहुंचाना, बहुत नुकसान पहुंचाना। हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी डिस्ट्रॉयड। चूंकि डेसिमेटेड थर्ड या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, डिस्ट्रॉय की थर्ड या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ही हमारा आंसर होगी डिस्ट्रॉयड। अन्य ऑप्शंस में डिनाउंस का अर्थ होता है तीव्र निंदा या आलोचना करना, सार्वजनिक तौर पे निंदा करना। सक्सेसफुल का अर्थ है कामयाब या सफल, जबकि डिप्रेस्ड का अर्थ है उदास, मायूस या अवसादग्रस्त। हमारा आंसर ऑप्शन बी डिस्ट्रॉयड ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 82, अब की बार निर्देश है प्रश्न शब्द का एंटोनिम या विलोम शब्द बताएं, तो पढ़ते हैं। शब्द कर्टेल का अर्थ होता है कटौती करना। हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी इनलार्ज, जिसका अर्थ है बड़ा करना या वृद्धि करना। किसी चीज़ को इनलार्ज करते तो और बड़ा कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। सो कटौती करने का विलोम शब्द हुआ बढ़ाना, इनलार्ज। अन्य ऑप्शंस पर एक नज़र कर लेते हैं। ऑप्शन ए प्रून तो प्रश्न शब्द का सिनोनिम ही है। प्रून का अर्थ भी वही है, कटौती करना, जैसे प्रून योर एक्सपेंसेस, अपने खर्चों में कटौती करो। ऑप्शन बी प्रमोट का अर्थ है पदोन्नत करना, जबकि ऑप्शन डी एग्जैजरेट का अर्थ है बढ़ा चढ़ा कर कहना या अतिरंजित करना। हमारा आंसर ऑप्शन सी इनलार्ज ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 83, फिर से वही निर्देश है, विलोम शब्द बताएं। प्रश्न शब्द है कमेंडेड, जो कि कमेंड की थर्ड या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। कमेंड का अर्थ होता है सराहना करना, तारीफ करना। हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी कंडेम्ड, जो कि थर्ड या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है कंडेम की। कंडेम का अर्थ है भर्त्सना करना, तीव्र आलोचना या निंदा करना, अक्सर सार्वजनिक रूप से। अन्य ऑप्शंस में डिसमिस आप जानते हैं बर्खास्त करना, एक्सेप्ट स्वीकार करना, और रिजेक्ट है अस्वीकार करना। हमारा आंसर ऑप्शन बी कंडेम्ड ही रहेगा। उच्चारण की दृष्टि से विद्यार्थी ध्यान दें, शब्द कंडेम्ड में एन को उच्चारित नहीं किया जाता, इसे साइलेंट रखा जाता है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 84, अब की बार निर्देश है मिस स्पेल्ड शब्द को पहचानिए। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जिसकी स्पेलिंग गलत है। बेशक हमारा आंसर ऑप्शन ए ही हो सकता है। शब्द मैग्निफिसेंट की स्पेलिंग में सी तथा ई के मध्य ये आई नहीं होता है। सही स्पेलिंग होगी MAGNIFICENT। विद्यार्थी ध्यान दें, शब्द का उच्चारण है मैग्निफिसेंट। मैग्निफिसेंट का अर्थ होता है अद्भुत, शानदार, बेहद सुंदर। सो स्प्लेंडेड, फैंटास्टिक। अन्य ऑप्शंस में जेलेट का अर्थ होता है कट्टरपंथी या धर्मांध व्यक्ति। इम्पेनिट्रेबल का अर्थ होता है अभेद्य या अप्रवेश्य, जिसके अंदर घुसा न जा सके, प्रवेश न किया जा सके। ऐसी सुरक्षा व्यवस्था हो या ऐसी कोई दीवार हो या ऐसा कोई सुरक्षा चक्र हो तो उसे हम कहेंगे इम्पेनिट्रेबल, अभेद्य या अप्रवेश्य। और अंतिम ऑप्शन डी स्टेन एक साधारण सा शब्द है जिसका अर्थ होता है दाग। हमारा आंसर ऑप्शन ए मैग्निफिसेंट ही रहेगा, क्योंकि अन्य किसी शब्द की स्पेलिंग में कोई एरर नहीं। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 85, अब की बार मिला है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का एक प्रश्न, तो पढ़ते हैं। वन हु बिलीव्स दैट गेनिंग प्लेजर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। शब्द प्लेजर का अर्थ है आनंद। ऐसा व्यक्ति जो मानता है आनंद की प्राप्ति जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है। ऐसे व्यक्ति को कहेंगे हीडनिस्ट, हिंदी में सुखवादी। हीडनिस्ट वो व्यक्ति है जो सोचता है जीवन में सुख और आनंद ही सर्वोपरि लक्ष्य है। अन्य ऑप्शंस को कभी इग्नोर न करें, तो उन पर भी एक नज़र कर लेते हैं।
ऑप्शन बी पेसिमिस्ट का अर्थ है निराशावादी, जबकि ऑप्शन सी मिसेंथ्रोप का अर्थ है मानव द्वेषी, ऐसा व्यक्ति जो मानव मात्र से नफरत या घृणा करता है। और अंतिम ऑप्शन डी फिलिस्टाइन एक बहुत अच्छा शब्द है। शब्द फिलिस्टाइन का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो संस्कृति से या कलात्मक चीज़ों से घृणा करता हो, ऐसा व्यक्ति जो संस्कृति या कलात्मक चीज़ों का महत्व ना समझता हो, उनसे नफरत करता हो, कहलाता है फिलिस्टाइन। हमारा आंसर यद्यपि ऑप्शन ए हीडनिस्टी रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 86 फिर से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का प्रश्न है, पढ़ते हैं। वन हु इज अपॉइंटेड, अपॉइंटेड का अर्थ है नियुक्त किया जाना, टू डील विथ कंप्लेंट्स, कंप्लेंट्स का अर्थ है शिकायतें, मेड बाई कॉमन पीपल अगेंस्ट बैंक्स, कंपनीज एट्सेट्रा, ऐसा व्यक्ति जिसकी नियुक्ति की जाती है सामान्य लोगों की शिकायतों को सुनने के लिए, उनका निराकरण करने के लिए कंपनियों या बैंकों के विरुद्ध। ऐसे व्यक्ति को कहते हैं ओम्बुड्समन, हिंदी में लोकपाल। विद्यार्थी ध्यान दें, शब्द का ब्रिटिश उच्चारण है ओम्बुड्समन, जबकि अमेरिकी उच्चारण है ओम्बड्समन। तो ओम्बुड्समन का अर्थ है लोकपाल। अन्य ऑप्शंस पर एक नज़र कर लेते हैं। जूरिस्ट का अर्थ है कोई कानून का विशेषज्ञ, विधिवेत्ता या कानून का विशेषज्ञ। ऑप्शन बी आर्बिट्रेटर का अर्थ है पंच निर्णायक, ऐसा व्यक्ति जो किसी विवाद का निपटारा कराए, लोगों के बीच में पंचायत करे, पंचाट करे या पंच निर्णायक। और मैजिस्ट्रेट आप जानते हैं दंडाधिकारी। हमारा आंसर ऑप्शन सी ओम्बुड्समन ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 87, अब की बार मिला है एक वाक्य जिसमें एक अंडरलाइंड सेगमेंट या रेखांकित खंड है। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो इसे रिप्लेस करता हो सही शब्द से। तो पढ़ते हैं। शी इज क्वाइट विदाउट अफेक्शन, शब्द अफेक्शन का अर्थ होता है स्नेह या प्रेम, एंड हैज नो फॉल्स प्राइड, फॉल्स का अर्थ है झूठा, जबकि प्राइड है अभिमान या अहंकार। हमारा आंसर बेशक ऑप्शन सी ही होगा। शब्द अफेक्टेशन का अर्थ है आडंबर या दिखावा। इसे लगाकर वाक्य को फिर से पढ़ते हैं। शी इज क्वाइट विदाउट अफेक्टेशन, वो पूरी तरह से आडंबर या दिखावे से मुक्त है, एंड हैज़ नो फॉल्स प्राइड, और उसमें कोई भी झूठा अहंकार या अभिमान नहीं है। सो अफेक्शन स्नेह नहीं, अफेक्टेशन जिसका अर्थ है आडंबर या दिखावा। अन्य ऑप्शंस की समीक्षा करते हैं। ऑप्शन ए एडमिरेशन का अर्थ है सराहना या प्रशंसा, जबकि ऑप्शन बी अफ्लिक्शन का अर्थ है कोई बीमारी, व्यथा या किसी दर्द अथवा तकलीफ का कोई स्रोत हो तो वो हुई एक अफ्लिक्शन। तो कोई वेदना, व्यथा, तकलीफ या दर्द परेशानी के स्रोत को कहेंगे अफ्लिक्शन। हमारा आंसर यद्यपि ऑप्शन सी अफेक्टेशन ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 88, फिर से वाक्य में एक अंडरलाइन सेगमेंट है जिसे रिप्लेस करना है सही ऑप्शन से। तो पढ़ते हैं। आई हैव बॉट दिस हाउस इन 1970 फॉर 2 लाख रुपीज। हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए आई हैव बॉट नहीं आई बॉट। विद्यार्थी ध्यान दें, यह एक भूतकालिक घटना है जिसका समय 1970 दिया हुआ है। यदि भूतकालिक घटना का समय दिया हो तो फिर टेंस प्रेजेंट परफेक्ट नहीं सिंपल पास्ट होता है। जैसे आपको कहना है कि आप वहाँ शाम 5 बजे पहुँचे, तो आप कहेंगे आई रीच्ड देयर एट 5 PM, ना कि आई हैव रीच्ड देयर एट 5 PM। सो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए आई बॉट दिस हाउस इन 1970 फॉर 2 लाख रुपीज। प्रेजेंट परफेक्ट नहीं सिंपल पास्ट। अन्य ऑप्शंस की समीक्षा कर लेते हैं। ऑप्शन बी वॉज बॉट, बिल्कुल नहीं, हमें चाहिए एक्टिव वॉइस ना कि पैसिव। हैव बीन बॉट भी बिल्कुल नहीं। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन ए ही हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। सवाल संख्या 89, अब की बार हमें मिली है एक इडियम, एक मुहावरा जिसका हमें अर्थ बताना है। तो पढ़ते हैं। ही कैनॉट मेक बोथ एंड्स मीट। विद्यार्थी ध्यान दें, मेक एंड्स मीट अथवा मेक बोथ एंड्स मीट का अर्थ है गुजर चलाना या गुजारा करना, अर्थात इतना कमाना कि आप उससे अपने खर्चे पूरे कर सकें। हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए टू अर्न इनफ। एक अन्य बिंदु पर ध्यान दें, इडियम मेक बोथ एंड्स मीट में बोथ की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, मेक एंड्स मीट ही पर्याप्त है। अन्य ऑप्शंस पर एक नज़र कर लेते हैं। वर्क हार्ड का अर्थ है परिश्रम करना, कंट्रोल अफेयर्स का अर्थ है मामलात पर नियंत्रण करना, और मैनेज द बिजनेस का अर्थ है व्यापार का प्रबंधन करना। हमारा आंसर ऑप्शन ए अर्न इनफ, पर्याप्त कमाना ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 90, एक बार फिर से एक मुहावरा, एक इडियम मिली है। तो पढ़ते हैं। टू बीट अबाउट द बुश। मुहावरे बीट अबाउट द बुश का अर्थ है इधर उधर की बात करना और मुख्य बिंदु पर ना आना। हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी
टू टॉक इररेलेवेंटली। टू टॉक इररेलेवेंटली का अर्थ है रेलेवेंट या संबंधित विषय पर बात न करना, इधर उधर की बात करना। अन्य ऑप्शंस में टू बीट अ बुश बिल्कुल नहीं, टू टॉक लाउडली जोर से बोलना बिल्कुल नहीं, टू टॉक मैडली मूर्खतापूर्ण तरीके से बोलना भी नहीं। हमारा आंसर ऑप्शन बी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए अगले 5 प्रश्न हमें मिला है एक पैसेज जिसे हमें पढ़ना है और उसके उपरांत दिए गए प्रश्नों के जवाब देने हैं। तो पढ़ते हैं। चाइल्डहुड इज अ टाइम when there are few responsibilities to make life difficult। विद्यार्थी ध्यान दें, चाइल्डहुड का अर्थ है बचपन। बचपन एक ऐसा समय है जब होती है फ्यू का अर्थ है ना के बराबर या बेहद कम। विद्यार्थी ध्यान दें, अ फ्यू का अर्थ होता है थोड़े या कुछ, जबकि फ्यू एक नकारात्मक शब्द है जिसका अर्थ होता है ना के बराबर बेहद कम। रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जिम्मेदारियां, टू मेक लाइफ डिफिकल्ट, डिफिकल्ट का अर्थ है कठिन। बचपन वो समय होता है जिसमें जिंदगी को कठिन बनाने वाली जो जिम्मेदारियां हैं वो ना के बराबर होती हैं। इफ़ अ चाइल्ड हैज़ गुड पेरेंट्स, अगर एक बच्चे के अच्छे माता पिता हैं तो ही इज़ फेड, उसे खिलाया पिलाया जाता है, लुक्ड आफ्टर देखभाल की जाती है, लव्ड और उसे प्यार किया जाता है, वॉट एवर ही मे डू, चाहे वो कुछ भी करे। तो माँ बाप अगर अच्छे हैं तो बच्चे की देखभाल करते हैं, उसे खिलाते पिलाते हैं, प्रेम करते हैं उससे, चाहे वो कुछ भी करे। इट इज़ इम्प्रॉबेबल। इम्प्रॉबेबल का अर्थ है असंभाव्य या अनलाइकली, जिसके होने की संभावना बहुत कम है। दैट ही विल एवर अगेन इन हिज लाइफ बी गिवन सो मच विदाउट हैविंग टू डू एनीथिंग इन रिटर्न। ये बहुत अनलाइकली है, असंभाव्य है कि जीवन में उसे कभी भी इतना कुछ मिलेगा बिना बदले में कुछ दिए हुए। विदाउट एनीथिंग, विदाउट हैविंग टू डू एनीथिंग इन रिटर्न, बिना बदले में कुछ किए उसे इतना कुछ मिले जीवन में फिर कभी बचपन के बाद, ऐसा बहुत अनलाइकली है, असंभाव्य है। इन एडिशन, इसके अतिरिक्त लाइफ इज ऑलवेज प्रेजेंटिंग न्यू एंड वंडरफुल थिंग्स। इसके अतिरिक्त जीवन हमेशा प्रस्तुत करता रहता है नई और अद्भुत चीज़ें किसी बच्चे के सामने। थिंग्स दैट हैव लॉस्ट देयर अपील, लॉस्ट का अर्थ है खो देना, अपील का अर्थ है आकर्षण। ऐसी चीज़ें जिन्होंने अपना आकर्षण खो दिया है। टू ओल्डर पीपल, तुलनात्मक रूप से बड़े लोगों के लिए उन चीज़ों में अब कोई आकर्षण नहीं है, बिकॉज दे आर ऑल टू वेल नोन, क्योंकि वो बहुत वेल नोन है, उनको वो काफ़ी समय से जानते हैं, जबकि बच्चे को वो नई और अद्भुत लगती हैं। अब हम दिए गए सवालों को हल कर सकते हैं। तो पढ़ते हैं। फॉर अ चाइल्ड लाइफ हैज़ फ्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एक बच्चे के लिए ज़िंदगी में ना के बराबर जिम्मेदारियां होती हैं। अन्य ऑप्शंस में ऑप्शन ए कहता है हैज़ नो टाइम फॉर एंटरटेनमेंट, मनोरंजन का कोई समय नहीं होता, बिल्कुल नहीं। इज पैक्ड विथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिम्मेदारियों से भरी होती है ज़िंदगी, बिल्कुल नहीं। इज़ फुल ऑफ मिजरीज, मिजरी का अर्थ है कोई दयनीय स्थिति, मुश्किल, तकलीफ या हार्डशिप, बिल्कुल नहीं। हमारा आंसर ऑप्शन सी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 92, अ चाइल्ड गेट्स ऑल थिंग्स, वाक्य पूरा होता है सेगमेंट डी से विदाउट गिविंग एनीथिंग इन रिटर्न। पैसेज की चौथी पंक्ति में अ चाइल्ड गेट्स एवरीथिंग विदाउट हैविंग टू डू एनीथिंग इन रिटर्न, बदले में कुछ भी दिए बिना उसको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अन्य ऑप्शंस पर एक नज़र कर लेते हैं। ऑप्शन ए कहता है इफ़ ही इज़ नॉट नॉटी, नॉटी का अर्थ होता है नटखट या शरारती, मात्र तभी जब वो शरारती ना हो, बिल्कुल नहीं। ओनली इफ पेरेंट्स आर गुड, यदि माता पिता अच्छे हों, नहीं। इफ़ ही इज़ ब्रिलियंट, यदि वो मेधावी हो, बिल्कुल नहीं। हमारा आंसर ऑप्शन डी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 93, अ चाइल्ड इज लुक्ड आफ्टर वेल, बच्चे की अच्छे से देखभाल होती है बाई गुड पेरेंट्स। विद्यार्थी ध्यान दें, दूसरी पंक्ति में इफ अ चाइल्ड हैज़ गुड पेरेंट्स ही इज फेड, लुक्ड आफ्टर एंड लव्ड वॉट एवर ही मे डू। तो बच्चे की देखभाल अच्छे से होती है अच्छे माता पिता द्वारा। अन्य ऑप्शंस में ऑप्शन ए कहता है बाई ग्रीडी पेरेंट्स, लालची माता पिता द्वारा, नहीं। बाई सेल्फिश पेरेंट्स, स्वार्थी माता पिता द्वारा भी नहीं। बाई प्रूडेंट, विवेकी माता पिता द्वारा भी नहीं। हमारा आंसर ऑप्शन डी ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 94, फॉर अ चाइल्ड लाइफ इज अ सीरीज ऑफ न्यू एंड वंडरफुल थिंग्स। पैसेज की अंतिम दो पंक्तियों में लाइफ इज ऑलवेज प्रेजेंटिंग न्यू एंड वंडरफुल थिंग्स टू द चाइल्ड। अन्य ऑप्शंस में ऑफ आउटडेटेड एक्सपीरियंसेस, आउटडेटेड है पुराने अनुभवों की श्रृंखला नहीं है, नई और अद्भुत चीज़ों की श्रृंखला है। ऑफ आउटडेटेड, पुरानी चीज़ों की, थिंग्स, बिल्कुल नहीं। ऑफ थिंग्स दैट दी ओल्ड पीपल हैव, ऐसी चीज़ों की जो बड़े लोगों के पास या बूढ़े लोगों के पास है, बिल्कुल नहीं। हमारा आंसर ऑप्शन बी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 95, ओल्डर पीपल टेंड टू लूज इंटरेस्ट इन, जो उम्र दराज लोग हैं या बड़े लोग हैं उनका तुलनात्मक रूप से जो बड़े लोग हैं ओल्डर पीपल,
उनकी जो रुचि है वो खोने लगती है किन चीज़ों में जो वो बहुत समय से जिनके बारे में जानते हैं, चीज़ें जो उनके लिए टू वेल नोन है। हमारा आंसर होगा फैमिलियर थिंग्स। परिचित चीज़ें उनमें कोई आकर्षण उनके लिए नहीं रखती, अपील नहीं रखती, लेकिन बच्चे को वो चीज़ें बहुत आकर्षक और नहीं लगती हैं। अन्य ऑप्शंस में न्यू थिंग्स नहीं, थिंग्स बिलोंगिंग टू चिल्ड्रन बिल्कुल नहीं, द गेम्स ऑफ द चिल्ड्रन भी नहीं, वो चीज़ें बड़े लोगों के लिए न्यू नहीं है, परिचित हैं, वेल नोन है, फैमिलियर है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 96 आपकी बार मिला है रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस का एक प्रश्न जिसे हल करने के तरीके से आप बखूबी वाकिफ हैं। दिए गए सेंटेंसेस को जैसे दिया है वैसे पढ़ें और उसके उपरांत उन्हें लॉजिकली या तार्किक रूप से रीअरेंज करें। तो पढ़ते हैं। लिरिक्स हेल्प क्रिएट अ डिस्टिंक्टिव नैरेटिव दैट डीपन्स अ फिल्म्स इम्पैक्ट। लिरिक्स का अर्थ है गीत या गीतों के बोल। हेल्प क्रिएट अ डिस्टिंक्टिव नैरेटिव, डिस्टिंक्टिव का अर्थ है विशिष्ट, जो अन्य से अलग हो, विशिष्ट हो। नैरेटिव का अर्थ है कोई वर्णन या आख्यान, दैट डीपन्स अ फिल्म्स इम्पैक्ट, जो कि गहरा कर देता है किसी फिल्म के प्रभाव को। तो किसी फिल्म के प्रभाव को उसके गीतों के जो बोल हैं या गीत हैं वो उस नैरेटिव को, उस वर्णन वृत्तांत या आख्यान को और गहरा, विशिष्ट रूप से गहरा कर देते हैं। दस इस प्रकार सॉन्ग्स हैव आउटलिव्ड फिल्म्स इन पीपल्स मेमोरीज। सॉन्ग्स है गाने, दस है इस प्रकार। आउटलिव का अर्थ होता है अधिक जीवित रहना। फिल्म्स इन पीपल्स मेमोरीज, लोगों की स्मृतियों में, मेमोरी में जो गाने हैं वो फिल्मों से ज़्यादा जीवित रहते हैं, अर्थात लोग फिल्में भूल जाते हैं पर गाने याद रखते हैं। हाउएवर, यद्यपि सॉन्ग्स सीम टू हैव डेवलप्ड अ म्यूजिकल ग्रामर ऑफ देयर ओन। विद्यार्थी ध्यान दें, म्यूजिकल है संगीतमयी और ग्रामर का अर्थ यहाँ शाब्दिक रूप से व्याकरण है, अन्यथा किसी भी फील्ड के ज्ञान या कौशल को भी ग्रामर कहा जा सकता है। तो हाउएवर है यद्यपि, सॉन्ग सीम टू हैव डेवलप्ड अ म्यूजिकल ग्रामर ऑफ देयर ओन, जो गाने हैं उनकी अपनी एक संगीतमय व्याकरण या संगीतमय ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, विकसित हो जाता है, डेवलप हो जाता है। फॉर्मिंग एन इमोशनल बॉन्ड विथ लिसनर्स, और फॉर्म का अर्थ है बनाना, और वो बना लेते हैं सुनने वालों के साथ एक भावनात्मक बंधन। इमोशनल है, भावनात्मक बॉन्ड है, जोड़ या बंधन। इन पॉपुलर इंडियन सिनेमा, लोकप्रिय भारतीय सिनेमा में, लिरिक्स आर टू म्यूजिक व्हाट द हार्ट इज टू द बॉडी। हमारे लोकप्रिय भारतीय सिनेमा में लिरिक्स यानी गीत या गीतों के जो बोल हैं वो संगीत के साथ वही संबंध रखते हैं जो हृदय रखता है शरीर के साथ। तो वही ताल्लुक है संगीत और गीत का। इतना पढ़ने पर हमें खासा सटीक अनुमान हो चला है ये एक पैराग्राफ रहा होगा गीत या गीत के बोलों की सराहना में। हमारे पास जो दो बेहतरीन लिंक्स हैं वो हैं SP तथा RQ। सबसे पहले इंट्रोडक्टरी सेगमेंट S। इन पॉपुलर इंडियन सिनेमा लिरिक्स आर टू म्यूजिक व्हाट द हार्ट इज टू द बॉडी। तो लिरिक्स संगीत के साथ वही संबंध रखते हैं जो हृदय का संबंध है शरीर के साथ। S के बाद होगा खंड P। लिरिक्स हेल्प क्रिएट अ डिस्टिंक्टिव नैरेटिव दैट डीपन्स अ फिल्म्स इम्पैक्ट, जो किसी फिल्म के प्रभाव को और गहरा करता है। P के उपरांत होना चाहिए खंड R। हाउएवर, यद्यपि सॉन्ग्स सीम टू हैव डेवलप्ड अ म्यूजिकल ग्रामर ऑफ देयर ओन, फॉर्मिंग एन इमोशनल बॉन्ड विथ लिसनर्स। यद्यपि सॉन्ग्स जो होते हैं ऐसा लगता है कि एक जो है उनकी अपनी ही संगीतमय ग्रामर होती है, व्याकरण होती है, और वो लोगों के साथ एक भावनात्मक संबंध बना लेते हैं। अपने लिसनर्स मीन्स श्रोता, लोग जो सुनते हैं उन्हें कहते हैं लिसनर, श्रोता। और अंतिम खंड मात्र Q ही हो सकता है 10। इस प्रकार चूंकि संबंध बना लेते हैं, जुड़ जाते हैं। सॉन्ग्स हैव आउटलिव्ड फिल्म्स इन पीपल्स मेमोरीज, इसलिए जो गाने होते हैं वो लोगों की मेमोरीज में फिल्म से ज़्यादा जीवित रहते हैं। फिल्म भूल जाने के बाद भी लोग गानों को याद रखते हैं। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो हमें देता हो सबसे पहले खंड S, उसके उपरांत P, R तथा Q। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन C ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 97 एक बार फिर से रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस का प्रश्न है, वही विधि है, पढ़ते हैं। बट देन, लेकिन फिर, दैट इज एन फॉर एन इमोशनली रीजन, लेकिन फिर भी,
अंत तो गत्वा, दैट इज फॉर एन इमोशनल रीजन, ये एक जो है भावनात्मक कारण से होता है। इमोशनल का अर्थ है भावनात्मक। लर्निंग आवर मदर टंग इज इंपॉर्टेंट एंड एवरीवन शुड स्टार्ट देयर। मदर टंग का अर्थ है मातृभाषा। अपनी मातृभाषा को सीखना महत्वपूर्ण है और हर आदमी को वहीं शुरुआत करनी चाहिए। दिस इज बिकॉज प्रोफिशिएंसी इन दिस लैंग्वेज कैन लीड टू बेटर अपॉर्चुनिटीज। प्रोफिशिएंसी का अर्थ है विशेष दक्षता। दक्षता इन दिस लैंग्वेज कैन लीड टू बेटर अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि इसमें दक्षता हो तो ज़्यादा अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं। लर्निंग इंग्लिश हाउएवर इज इम्पॉर्टेंट फॉर प्रैक्टिकल रीजंस। इंग्लिश सीखना हाउएवर का अर्थ है यद्यपि महत्वपूर्ण है प्रायोगिक कारणों से। इतना पढ़ने पर हमें खासा सटीक अनुमान हो चला है मातृभाषा के महत्व पर और इंग्लिश के महत्व पर। कोई छोटा सा पैराग्राफ या पैसेज रहा होगा, ये उसी के खंड है। हमारे पास जो दो बेहतरीन लिंक्स हैं वो है QPS और अंतिम खंड R। सबसे पहले इंट्रोडक्टरी सेगमेंट Q। लर्निंग आवर मदर टंग इज इंपॉर्टेंट एंड एवरीवन शुड स्टार्ट देयर। अपनी मातृभाषा सीखना बहुत महत्वपूर्ण है और उसी से सबको शुरुआत करनी चाहिए। Q के उपरांत खंड P, बट देन लेकिन फिर, दिस इज फॉर एन इमोशनल रीजन, लेकिन फिर या आखिरकार ये तो एक भावनात्मक कारण से है। P के उपरांत होना चाहिए खंड S। लर्निंग इंग्लिश हाउएवर, ये मातृभाषा की बात हुई, अब इंग्लिश पर आ जाते हैं। लेकिन इंग्लिश सीखना यद्यपि इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रैक्टिकल रीजंस, व्यावहारिक कारणों से देखें तो इंग्लिश सीखना महत्वपूर्ण है। और अंतिम खंड S के उपरांत मात्र R हो सकता है। दिस इज बिकॉज प्रोफिशिएंसी इन दिस लैंग्वेज। विद्यार्थी ध्यान दें, दिस लैंग्वेज यहाँ इंग्लिश के लिए आया है, क्योंकि इस भाषा में जो दक्षता है कैन लीड टू बेटर अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि उससे बेहतर अवसर प्राप्त हो सकते हैं। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो हमें देता हो सबसे पहले सेगमेंट Q, उसके उपरांत P, S तथा R। इसी क्रम में हमारा आंसर मात्र ऑप्शन D ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 98 निर्देश है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड को पहचाने। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जिसकी स्पेलिंग गलत है। बेशक हमारा आंसर होगा ऑप्शन C, क्योंकि पैरामाउंट की स्पेलिंग में M तथा U के मध्य एक O भी होना चाहिए था। सही स्पेलिंग होगी PARAMOUNT। शब्द पैरामाउंट का अर्थ होता है उच्चतम, इंग्लिश में सुप्रीम। अगर कोई चीज़ आपके लिए पैरामाउंट महत्व की है तो बेहद महत्व की है। सुप्रीम, उच्चतम, सबसे अधिक। अन्य ऑप्शंस में सिक्योरिटी का अर्थ आप जानते हैं सुरक्षा, सर्टेन है निश्चित, और इम्पिक्यूनियस एक बेहतरीन शब्द है। विद्यार्थी ध्यान दें, इम्पिक्यूनियस का अर्थ होता है दरिद्र या गरीब। बहुत ही कोई गरीब हो, दरिद्र हो, उसे कहेंगे इम्पिक्यूनियस। इसके लिए एक बेहतरीन सिनोनिम हो सकता है पेन्यूरियस। हमारा आंसर ऑप्शन C पैरामाउंट ही रहेगा, क्योंकि अन्य किसी शब्द की स्पेलिंग में कोई एरर नहीं। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 99 हमें मिला है एक्टिव वॉइस का एक वाक्य जिसे हमें बदलना है पैसिव वॉइस में। तो बदलते हैं, उससे पहले पढ़ लेते हैं। आई विल कीप योर सीक्रेट। कीप समबडी सीक्रेट का अर्थ होता है किसी के राज को मन में रखना। मैं तुम्हारा राज अपने पास रखूंगा, किसी को नहीं बताऊंगा। ऐसे वाक्यों में विद्यार्थी सबसे पहले पहचान करें दिए गए वाक्य के टेंस की। वाक्य है सिंपल फ्यूचर टेंस का और वॉइस है एक्टिव। सिंपल फ्यूचर टेंस, एक्टिव वॉइस, जिसे हमें बदलना है पैसिव वॉइस में। हमारा नया सब्जेक्ट होगा योर सीक्रेट, हेल्पिंग वर्ब होगी विल बी और फिर वर्ब की थर्ड या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। इस सारे आलोक में हमारा आंसर मात्र ऑप्शन C ही हो सकता है, योर सीक्रेट विल बी केप्ट बाई मी। अन्य ऑप्शंस को कभी इग्नोर न करें, तो उन पर भी एक नज़र कर लेते हैं। ऑप्शन A कहता है कीपिंग ऑफ योर सीक्रेट विल बी डन, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन B कहता है आई विल बी कीपिंग, नहीं। हमें चाहिए वर्ब की थर्ड या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म और आई भी सब्जेक्ट नहीं हो सकता। अंतिम ऑप्शन D कहता है योर सीक्रेट आई विल बी कीपिंग, बिल्कुल नहीं। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन C ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 100। अब की बार मिला है डायरेक्ट स्पीच का एक वाक्य जिसे हम बदलेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। तो पढ़ते हैं। द कोच सेड टू विनोद कोट वेल डन यू हैव मेड मी प्राउड अनकोट। ऐसे वाक्यों में विद्यार्थी सबसे पहले ध्यान केंद्रित करें रिपोर्टिंग वर्ब पर। चूंकि रिपोर्टिंग वर्ब सेड पास्ट टेंस में है,
रिपोर्टेड क्लॉज के टेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदला जाएगा। यू हैव मेड मी प्राउड बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, और वेल डन सराहना का एक एक्सप्रेशन है, इसके लिए हम प्रयोग करेंगे अपलॉडेड, जिसका अर्थ है सराहना की, तारीफ की। इस सारे आलोक में हमारा आंसर मात्र ऑप्शन डी ही हो सकता है। द कोच अपलॉडेड विनोद एंड सेड दैट ही हैड मेड हिम प्राउड। प्रेजेंट परफेक्ट यू हैव मेड के स्थान पर ही हैड मेड पास्ट परफेक्ट। कोच ने विनोद की सराहना की और कहा कि उसने उन्हें गौरवान्वित किया था, गर्व दिया था। अन्य ऑप्शंस की समीक्षा कर लेते हैं। ऑप्शन ए कहता है द कोच अपलॉडेड विनोद एंड सेड ही हैज मेड हिम। ही हैज नहीं, ही हैड होना चाहिए था। बी कहता है द कोच अपलॉड्स, बिल्कुल नहीं, सेज भी नहीं। ऑप्शन सी कहता है द कोच अपलॉडेड विनोद एंड सेड वेल डन। अपलॉडेड है तो फिर वेल डन नहीं। ही हैज मेड हिम नहीं, ही हैड होना चाहिए था। कोच ने विनोद की सराहना की और उससे कहा कि उसने उन्हें गौरवान्वित किया था। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन टी ही हो सकता है। सो ये था आपका एनालिसिस पेपर 025898 का। आई होप यू मैनेज टू लर्न अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम इट। अच्छे असर के लिए वीडियो को फिर से देखें, वीडियो में सिखाए गए नियमों को लिखें, उनका अभ्यास करें, वीडियो में सिखाई गई वोकैबुलरी को लिखें, नोट करें, याद करें, और बहुत बेहतर होगा उन शब्दों, इडियम्स का प्रयोग अपने एग्जाम्पल सेंटेंसेस में करें। सो कीप ट्राइंग, कीप वर्किंग, कीप लर्निंग। ऑल द बेस्ट। थैंक यू एंड बाय बाय।